नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर आपके सामने मैथ्स की कुछ बेसिक चीजों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसकी जानकारी होना सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप अगर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में भी बैठते हैं तो कुछ इसमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले अपवर्तक अथवा गुणनखंड या फैक्टर्स। तो किसी भी संख्या का अपवर्तक क्या होता है? तो कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है या कट जाती है, वही संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक होती हैं। जैसे कि 6 को 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, 6 से भाग दे सकते हैं। तो 1, 2, 3 और 6 ये 4 जो हैं 6 के अपवर्तक कहलाएंगे। ऐसे ही दूसरी संख्या लेते हैं हम 5। मान लीजिए 5 को 1 से और 5 से भाग दे सकते हैं, तो 1 और 5 5 के अपवर्तक कहलाएंगे। 8 को 1 से, 2 से, 4 से और 8 से 4 संख्याओं से भाग दे सकते हैं, इसलिए ये चारों 8 के अपवर्तक कहलाएंगे। अब इससे हमें दो चीज और मिलती हैं। देखिए, सभी संख्याओं का अपवर्तक कम से कम 1 जरूर होगा, क्योंकि आप 1 को खाली 1 से ही भाग दे सकते हैं, इसलिए 1 तो होगा ही। दूसरा, 1 स्वयं की वो संख्या भी होगी। जैसे 6 को 1 से और 6 से दोनों से भाग दे सकते हैं, 5 को 1 से 5 से दे सकते हैं, 8 को 1 से और 8 को दे सकते हैं। इसलिए हर संख्या का कम से कम 1 अपवर्तक जरूर होगा, और बाकी और 1 के बाद सारी संख्याओं के कम से कम 2 अपवर्तक जरूर होंगे, एक और एक स्वयं की वो संख्या। इसलिए अपवर्तक या गुणनखंड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछता है तो हम आराम से बता सकते हैं किसी भी संख्या के कौन कौन से अपवर्तक होंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं। देखिए, अगला है हमारा योग का तत्समक अवयव या योज अवयव। तो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर, या ऐसा पूर्णांक जिसको जोड़ने पर हमारी किसी भी संख्या पर कोई भी फर्क ना पड़े, वो एज इट इज रहे, वही रहे, उसी को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। वो क्या होता है? कौन सी ऐसी संख्या है? शून्य। जैसे कि 5 है, 5 में अगर हम शून्य जोड़ देंगे तो 5 ही रहेगा। 9 में अगर शून्य जोड़ देंगे तो 9 ही रहेगा। 15 में अगर हम शून्य जोड़ देंगे तो 15 ही रहेगा। इसलिए शून्य को योज का तत्समक अवयव या योज अवयव भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है गुणन का तत्समक अवयव। देखिए, अब अगला आता है गुणन का तत्समक अवयव। तो एक ऐसी संख्या, ऐसा पूर्णांक जिसको किसी संख्या में गुणा करने पर उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वही संख्या रहती है, उसी को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे कि 5 में अगर हम 1 का गुणा कर दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5 ही रहेगा। 9 में 1 का गुणा कर दें तो 9 ही रहेगा। 25, अगर 25 में 1 का गुणा कर दें तो 25 ही रहेगा। इसलिए 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। देखिए, अगली हेडिंग है अपवर्त अथवा गुणज। तो ये अपवर्तक का जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि कोई संख्या दी गई है 12 को हम 2 गुणा 6 लिख सकते हैं, तो हम 12 को ये कहेंगे 12 2 और 6 का गुणज है। या कोई संख्या है, मान लीजिए 5 में हमने 4 का गुणा कर दिया तो आया 20, तो हम ये कहेंगे 20 4 5 का गुणज है। 20 में अगर हमने 5 का गुणा कर दिया तो प्राप्त हुआ 100, तो हम ये कहेंगे 100 20 और 5 का गुणज है। जो गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या प्राप्त होती है, उसी को हम दी गई संख्या का गुणज या अपवर्त कहते हैं। जबकि अपवर्तक में 20 का अपवर्तक 4 और 5 थे, लेकिन यहाँ 20 4 और 5 का गुणज है। तो इसलिए हम इस तरीके से अपवर्तक और अपवर्त इन सबको आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट। देखिए, अगला है संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। अब संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर क्या होता है?
कोई भी संख्या जिसके अपवर्तकों को अगर हम जोड़ कर दें या योग निकालें तो उस संख्या का दूना होगा, वही संख्याएं परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्याएं होंगी। जैसे कि 6 को अगर हम देखें तो 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं और 6 से भाग दे सकते हैं। यदि हम इन सबको जोड़ लें 1 + 2 + 3 + 6 तो इनका योगफल 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12, जो कि 6 का 2 गुना है। तो ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तकों के या ये गुणनफल के योग उनका दूना होता है, उसी को हम संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। जैसे एक और हम संख्या लेते हैं 28। 28 को हम 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, 7 से दे सकते हैं और 14 से दे सकते हैं और 28 से दे सकते हैं। अब इसको अगर हम जोड़ें 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, देखिए 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 7 14, 14 में 28 और 28 56। तो 56 जो कि 28 में अगर 2 से गुणा करें तो 56 प्राप्त होता है, जो कि इस संख्या का दूना है। तो इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर्स या संपूर्ण संख्या है। तो जो संख्या इसका दूना होगी, संख्या जिनके अपवर्तक या गुणनखंड दी गई संख्या के योगफल के दूने होते हैं, उन्हीं को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में मैंने जो जरूरी बेसिक चीजें हैं उनको बताया, जो कि पता होना बहुत ही आवश्यक है और कहीं कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनको पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।